चलिए अब देखते हैं उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो इसमें स्टैनले हाफमैन का एक महत्वपूर्ण थिंकर है, उनका नाम आता है और उनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उदारवाद की शरणागत रही है। तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो उदारवाद की शरणागत रही है। तो हमने देखा है कि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है और वहीं से राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है निकलकर सामने आता है। तो वहीं से जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो उदारवाद की शरण में रही है, आइडियलिज्म की शरण में रही है या लिबरलिज्म की शरण में रही है। चलिए इसको देखते हैं। उदार लोकतंत्र यूरोप व अमेरिका में हावी है और अफ्रीका व एशिया के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिक युग में उदारवादी मूल्यों ने वैश्विक शासन में प्रवेश किया है। स्टैनले हाफमैन क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले उदारवाद की दास्ता में रहे हैं। स्टैनले हाफमैन कहते हैं कि उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का सार आत्मसंयम, संतुलन, समझौता व शांति है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार इसके बिल्कुल विपरीत है। यह अशांति युद्धों पर आधारित है। हाफमैन के अनुसार उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व, तो ये हाफमैन क्या कहते हैं कि उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी लिबरल इंटरनेशनलिज्म के क्या क्या एलिमेंट है। सेल्फ रिस्ट्रेन यानी जो राष्ट्र हैं वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे बिना मतलब के किसी भी राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप करने से या युद्ध वगैरह से। दूसरा है मॉडरेशन, तो जो राष्ट्र हैं वो मॉडरेशन अपनाएंगे अपनी जो विदेश नीति की कंडक्ट में। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, वो मॉडरेट रहेंगे और चीज़ों को शांति और सहयोग से हल करने का प्रयास करेंगे। फिर कॉम्प्रोमाइज एंड पीस, तो जो राष्ट्र हैं वो बहुत जगह वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिसके माध्यम से वो पीस को स्टैब्लिश कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रबल्ड पीस है यानी पीस बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर वैसा जनरल व्यू देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो यही कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस तो बहुत ज़्यादा कठिन है। फिर एट बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात की जाती है और स्टेट ऑफ वार ये महत्वपूर्ण होता है। फिर उदार अंतर्राष्ट्रीय बात की 3 लहरें आई हैं। तो जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है उसकी 3 लहरें हम देख सकते हैं। 3 लहरें कौन कौन सी? पहले प्रबुद्धता से संबंधित है, इनलाइटनमेंट से संबंधित है। ये पहली लहर थी जब यूरोप में रेनेसां आया या यूरोप में पुनर्जागरण आया, वहां से ये जो उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद है उसकी जो पहली लहर आती है, फर्स्ट वेव आती है। दूसरी जो वेव है, सेकंड वेव है, ये आदर्शवादी क्षण से संबंधित है यानी आइडियलिस्ट अप्रोच से संबंधित है, जहां पर मानव स्वभाव को अच्छा माना जाता था, लॉकियन अप्रोच की बात की जाती थी और आशावादी सिद्धांतों को इसमें फॉरवर्ड किया जाता था। ये दूसरी लहर थी। और उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के गढ़ अमेरिका में नेतृत्व अनुयायी दोनों में संकट की भावना, ये तीसरी लहर है। जहां पर जो थर्ड लहर है, यहाँ पर जो उदारवाद का गढ़ किसे कहा जाता है, लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसका गढ़ अमेरिका को कहा जाता है या यूरोप को कहा जाता है। लेकिन हमने जो देखा है वर्तमान में, यही इन्हीं देशों में जो नेतृत्व व अनुयायी दोनों में संकट देखने को मिल रहा है। लीडरशिप, तो वहाँ की जो लीडरशिप है एक तो बैक ट्रैक कर रही है, यानी कि जो ग्लोबल लीडरशिप अमेरिका देता था उससे वो पीछे हट रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको अमेरिका खुद तबाह कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी कर रहा है, वो प्रोटेक्शनिज्म की बातें कर रहा है कि हम दूसरे देशों को या दूसरे जो सामान है या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या पीपल हैं उनका फ्री मूवमेंट नहीं देना चाहते हैं। यूरोप भी ऐसी पॉलिसियां ला रहा है, अमेरिका भी ऐसी पॉलिसी ला जा रहा है। तो ये जो यूरोप और अमेरिका थे ये लिबरलिज्म के प्रणेता थे, इनको कहा जा सकता है कि अग्रदूत थे। अब यही उससे पीछे हट रहे हैं और अब लिबरलिज्म का कौन ज्यादा समर्थन कर रहा है, तो चीन जैसे देश समर्थन कर रहे हैं। ये विडंबना की बात है। प्रथम लहर, तो उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की पहली लहर प्रबुद्धता से संबंधित है। उदार अंतर्राष्ट्रीयवादी मानते हैं कि शक्ति राजनीति का विचार ही वैश्विक संघर्ष पैदा करता है और इस विचार को भी बदला जा सकता है। तो पावर स्ट्रगल का जो विचार है वही संघर्ष पैदा करता है और इस विचार को हम बदल सकते हैं। प्रबुद्धता काल है कि 2 प्रमुख विचारक हैं, इमैनुअल कांट और बेंथम। दोनों विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बर्बरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जंगलीपन की कानून विहीन स्थिति यानी लॉलेस स्टेट ऑफ सेवेजरी कहा है।
उनका विश्वास है कि तर्क अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रता व न्याय प्रदान कर सकता है। तो अगर रीजन को डेवलप करें तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता व न्याय लाकर खड़ा कर सकते हैं। बेंथम ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग 1780 में किया, क्योंकि वे राष्ट्र के कानून वाक्यांश से असंतुष्ट थे। तो बेंथम के समय राष्ट्र के कानून शब्द चला करते थे, लॉज ऑफ द पीपल, लॉज ऑफ द नेशंस चला करते थे, लॉज ऑफ द स्टेट्स चला करते थे, लेकिन उन्होंने उसको बदल के इंटरनेशनल लॉ शब्द को गढ़ा। इंटरनेशनल शब्द के निर्माता जर्मी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र की एक नई अवधारणा के लिए तर्क दिया जो संप्रभुता की समानता पर आधारित थी, यानी कि सभी जो देश हैं वो संप्रभु हैं और वो आपस में समान हैं। उन्होंने एक न्यायाधीश या विधायिका के कार्यों को राष्ट्रों के परिवार के बीच सबसे बड़ी खुशी स्थापित करने के रूप में देखा। बेंथम ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र की एक नई अवधारणा का तर्क दिया जो संप्रभुता की समानता पर आधारित थी। राष्ट्रों के कानून वाक्यांश का प्रयोग एमर डे वेटल ने किया था। राष्ट्रों के कानून वाक्यांश का प्रयोग एमर डे वेटल ने किया था। प्रबुद्ध उदारवादियों का मानना था कि युद्ध की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय नियमों व कानूनों के एक निकाय के विकास के माध्यम से हल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों व कानूनों के, अगर हम लोगों ने इंटरनेशनल लॉ और कानूनों को बना लिया, एक उसका निकाय बना लिया, तो हम जो युद्ध की समस्या है उसको समाप्त कर सकते हैं, जो राज्यों के स्वार्थों को बाधित करता है। इसके अलावा उनका मानना था कि व्यापार और अन्य सीमा पार प्रवाह अधिक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक सुविधाजनक बनाएंगे। इमैनुअल कांट ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत चेतना, गणतांत्रिक संवैधानिकता और युद्ध को खत्म करने के लिए राज्यों के बीच एक संघीय अनुबंध के परिवर्तन के माध्यम से एक शाश्वत शांति यानी परपेचुअल पीस प्राप्त की जा सकती है। 1980 के दशक में माइकल डॉयल ने कांट के इस दावे को पुनर्जीवित किया कि उदार राज्य अन्य उदार राज्यों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति रखते हैं। 1980 के दशक में माइकल डॉयल ने कांट के इस दावे को पुनर्जीवित किया कि उदार राज्य अन्य उदार राज्यों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति रखते हैं। तो जो लिबरल कंट्रीज होती हैं या जो डेमोक्रेसीज होती हैं, जब वो दूसरे डेमोक्रेसीज से या दूसरे राज्यों से संबंध रखती हैं तो वो अपने संबंधों में शांति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यानी लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। ये फिर इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये 1989 में पुस्तक आई थी। फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी सभी विचारधाराओं पर उदारवाद की जीत का जश्न मनाया था। बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा का मानना था कि जिस प्रकार से यूएसएसआर का पतन हुआ है, कम्युनिस्ट जो ब्लॉक है उसका पतन हुआ है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो लिबरल वे ऑफ लाइफ है या लिबरलिज्म है, उसने जो हिस्टोरिकल बैटल थी लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, उसको जीत लिया है। तो अब लिबरलिज्म सबसे अच्छी विचारधारा उभर कर सामने आई है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि उदार राज्य आंतरिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं और अनुदार राज्यों की तुलना में वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक शांतिप्रिय होते हैं। जो लिबरल कंट्रीज होती हैं वो आंतरिक रूप से भी अधिक स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के मतों को समझा जाता है, वहां पर जनता महत्वपूर्ण होती है। तो जनता कभी युद्ध नहीं चाहती है, जनता युद्ध नहीं चाहती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ठीक है, युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जनता युद्ध नहीं चाहती। और जो अनुदार राज्य होते हैं, यानी जो नॉन लिबरल कंट्रीज होती हैं, उनकी तुलना में जो लिबरल कंट्रीज होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति पूर्ण संबंध रखने का प्रयास करती हैं। इमैनुअल कांट शाश्वत शांति एक दार्शनिक रेखा चित्र, इमैनुअल कांट्स परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच। तो फर्स्ट डिफिनेटिव आर्टिकल, प्रत्येक राज्य का नागरिक संविधान गणतांत्रिक होगा। प्रत्येक राज्य का नागरिक संविधान गणतांत्रिक होगा। इन द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी स्टेट शैल बी रिपब्लिकन। सभी जो जितने भी राज्य होंगे उनका जो नागरिक संविधान होगा वो रिपब्लिकन होगा, वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड होगा। इस संविधान में यह अनिवार्य रूप से होता है कि यदि युद्ध घोषित किया जाना है या नहीं किया जाना है, तय करने के लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक है। तो अगर आपने लिबरल या रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि युद्ध अगर होगा कि नहीं होगा ये लोगों से पूछा जाएगा। यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्रों को इतने खतरनाक उद्यम को शुरू करने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। सेकंड डिफिनेटिव आर्टिकल, द राइट ऑफ नेशन शैल बी बेस्ड ऑन फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। तो राज्यों का अधिकार स्वतंत्र राज्यों के संघ पर आधारित होगा। प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए दूसरों से मांग कर सकता है और उन्हें चाहिए कि वो इसके लिए एक नागरिक के समान एक संविधान में प्रवेश करें जिसके
भीतर प्रत्येक के अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें। इस प्रकार एक विशेष प्रकार का संघ बनाया जाए जिसे हम प्रशांत यानी पैसिफिक यूनियन कहेंगे की आवश्यकता होगी। तो जो सभी राष्ट्रों का अधिकार है, राष्ट्रों का अधिकार स्वतंत्र राज्यों के संघ पर आधारित होगा। एक पैसिफिक यूनियन बनाया जाएगा ऐसे लोगों का, ऐसे राष्ट्रों का जो शांति चाहते हैं। तो आगे चल के हमने देखा था कि लीग ऑफ नेशन आता है, यूनो आता है, ये सब इसी के उदाहरण हैं। यह एक शांति संधि से अलग होगा जिसमें वाद वाला एक युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेगा। तो ये एक शांति संधि से अलग होगा, पीस ट्रीटी से अलग होगा, जहां पर एक जो पक्ष है वो युद्ध समाप्त करने की, जो पक्ष जीत जाता है वो युद्ध समाप्त करने की बात करता है, ये उससे अलग है। थर्ड डेफिनेटिव आर्टिकल, कॉस्मोपॉलिटन राइट शैल बी लिमिटेड टू कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी। तो जो कॉस्मोपॉलिटन राइट है, विश्वव्यापी अधिकार है, वो सार्वभौमिक आतिथ्य की शर्तों का तक सीमित होंगे। पृथ्वी के लोग इस प्रकार एक वैश्विक समुदाय में अलग अलग डिग्री में प्रवेश कर चुके हैं और यह उस बिंदु तक विकसित हो गया है जहां दुनिया के एक हिस्से में अधिकारों का उल्लंघन हर जगह महसूस किया जा सकता है। अब भारत में जो इस प्रकार अभी अगर सिनेरियो देखा जाए तो अगर एक जगह आपने कुछ गलत किया, जैसे ईरान में जो घटना घटी या अमेरिका में कोई घटना घटी या कहीं भी कोई घटना घटती है, तो उसका असर पूरे विश्व में देखा जा सकता है। इसलिए सर्वदेशीय अधिकार का विचार शानदार व अधिक दबाव वाला नहीं है। यह राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के अलिखित कोड का एक आवश्यक पूरक है। इसे मानवता के सार्वभौमिक अधिकार में बल दिया जाता है। फिर दूसरी लहर, तो इसके प्रवर्तक वुडरो विल्सन थे। उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की दूसरी लहर आदर्शवादी क्षण से संबंधित थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई। दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाने लगी। तो जब वर्ल्ड वार हुआ तो लोगों को लगा, जब जो लीडर्स इकट्ठा हुए, उनको लगा कोई ऐसी वैश्विक संस्था नहीं है या कोई ऐसा वैश्विक संस्था नहीं है जो सभी राष्ट्रों के जो व्यवहार हैं उनको नियंत्रित कर सके या उनकी देखभाल कर सके। तो वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया कि हम लोग लीग ऑफ नेशन बनाएंगे और वो सभी राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करेगी या उनको गाइड करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रारंभिक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह विचार किया गया कि गुप्त संधियों और सख्त संतुलन की जैसी पुरानी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दूषित हो गई है। तो गुप्त संधियां जो होती हैं, जो क्लोज डोर डिप्लोमेसी होती हैं, उसमें क्या होता है, जो अन्य राष्ट्र हैं उनको पता ही नहीं होता है कि दो राष्ट्रों के बीच क्या संबंध हुए हैं। जैसे भारत में अब ओपन डिप्लोमेसी है, यानी भारत और अगर अमेरिका के बीच कोई संधि होगी, सिविल न्यूक्लियर डील होगी, तो उसको पहले पब्लिक फोरम पे रखा जाएगा और हर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, हर देश के नागरिक उसको जान सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, गुपचुप तरीके से संधियां कर ली जाती थी और दो देश ही जाना करते थे। और शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर, इसको भी हटाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद और संस्थावाद ये कानून द्वारा स्थापित तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद या संस्थावाद और संस्थावाद कानून द्वारा शांति, तो इंटरनेशनलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलिज्म, पीस थ्रू लॉ, तो लॉ के द्वारा हमें शांति एस्टेब्लिश करनी है, लॉ के द्वारा हमें पीस सीख करनी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के सबसे प्रमुख पक्षधर वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के साथ ही शांति को सुरक्षित किया जा सकता है। तो हम एक अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फॉर एग्जांपल लीग ऑफ नेशन बना लेंगे तो हम शांति को सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षा को गुप्त द्विपक्षीय कूटनीतिक सौदों यानी डील्स और शांति संतुलन में अंधविश्वास के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता कि हम देख लें कि जो शक्ति संतुलन है वो चीजों को बैलेंस कर देगा, वो चीजों को संभाल लेगा, और जो क्लोज डिप्लोमेसीज हुई हैं, क्लोज डोर डिप्लोमेसी हुई हैं, उनके भरोसे हम चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विवादों को संबोधित करने के लिए नियमों की एक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय बल पर होना चाहिए जो अहिंसक संघर्ष समाधान विफल होने पर जुटाया जा सके। सुकनामी के अनुसार उदारवाद के किसी भी अन्य पहलू से अधिक आदर्शवाद घरेलू सादृश्य पर टिका हुआ। उदारवाद के किसी भी अन्य पहलू से अधिक आदर्शवाद घरेलू सादृश्य पर टिका हुआ है, यानी आप जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे कैसे डील करते हैं, उदारवाद उस पे टिका हुआ है। 1918 में वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस में 14 सूत्री भाषण में तर्क दिया कि आने वाली शांति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रों को एक सामान्य संघ बनाना चाहिए। वही लीग ऑफ नेशन की बातें पिच कर रहे हैं। एक जनरल फेडरेशन बनाना चाहिए, वह संघ राष्ट्र संघ होगा यानी लीग ऑफ नेशन होगा। संघ को प्रभावी बनाने व आक्रामकता को रोकने के लिए इसके पास सैन्य शक्ति होनी चाहिए और जब आवश्यक हो
तो अपनी इच्छा लागू करने के लिए शक्ति का प्रयोग ये कर सकता है। राष्ट्रसंघ के केंद्र में सामूहिक सुरक्षा थी, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था कि अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करता है और अगर अन्य राष्ट्रों को लगता है कि ये गलत तरीके से किया गया है, तो जो सभी राष्ट्र हैं ये जो इस पर हमला किया गया है उसके साथ आएंगे और जिसने हमला किया है उस पर अटैक करेंगे या उसका साथ देंगे। रॉबर्ट्स और किंग्सबरी के अनुसार सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें प्रत्येक राज्य स्वीकार करता है कि एक की सुरक्षा सभी की चिंता और आक्रामकता के सामूहिक दबाव में शामिल होने के लिए सहमत है। तो एक व्यक्ति की सुरक्षा यानी नेपाल की सुरक्षा सभी देशों की प्रायोरिटी होगी। अगर नेपाल पर आक्रमण होता है तो सभी देश मिलके इनकेस अगर पाकिस्तान करता है तो उस पर हमला करेंगे। शांति के संविधान के सभी ने संघ के संविधान ने सभी राष्ट्रों के आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का आह्वान किया। आत्मनिर्णय का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदार आदर्शवाद की केंद्रीय विशेषता है। राष्ट्रसंघ के पतन ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आदर्शवादी क्षण का तेजी से अंत किया। तीसरी लहर को देखते हैं, उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के सामने चुनौतियां, द चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो शताब्दी के अंत के रूप में उदारवादी अंतर्राष्ट्रवादियों ने अमेरिका को अपरिहार्य राष्ट्र यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसकी अवहेलना की ही नहीं जा सकती है के रूप में देखा, जो बिना अनुमति लिए बल प्रयोग कर सकता था। तो अब अमेरिका जो 1990-91 के बाद क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और अमेरिका दाता बन गया सबका। तो अब अगर कोई कार्य होगा तो अमेरिका की बिना सहमति से हो ही नहीं सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइस ने 1998 में इराक को निशस्त्र करने के संदर्भ में घोषणा की कि यदि हमें बल का प्रयोग करना है तो यह इसलिए क्योंकि हम अमेरिका हैं, हम अपरिहार्य राष्ट्र हैं, हम खड़े हैं और हम भविष्य की ओर देखते हैं। तो कोई भी काम होगा अमेरिका पहले आएगा। मतलब हम ऐसे राष्ट्र हैं, हम सबके कुल मिला के अमेरिका क्या कहना चाहता है कि हम सबके दादा हैं, कुछ भी होगा सबसे पहला रिस्पॉन्ड कौन करेगा, अमेरिका करेगा। 100 की स्थिति एक बात। 1990 के दशक के शुरुआत में प्रमुख पश्चिमी राजनेताओं ने एक नई विश्व व्यवस्था की प्रशंसा की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ड्राफ्ट द्वारा परिकल्पित कार्य करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने 1990 के दशक के अंत में घोषणा की कि अब हम सभी अंतर्राष्ट्रीयवादी हो चुके हैं, हम अब सभी इंटरनेशनलिस्ट हो गए। टोनी ब्लेयर ऐसा बोलते हैं। तीसरी लहर 21वीं सदी के दूसरे दशक में आई। उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के गढ़ अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व व उसके अनुयायी दोनों में संकट की भावना आई। तो अब जो अमेरिकन लीडरशिप है वो धीरे धीरे बैक ट्रैक हो रही है, उसका वैश्विक नेतृत्व कमजोर हो रहा है और वो जो लिबरल ऑर्डर था उसको भी अब समाप्त किया जा रहा है स्वयं अमेरिका और यूरोप के द्वारा ही। 21वीं सदी के दूसरे दशक से उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास कम हो गया है और अब अंतर्राष्ट्रीय उदारवाद सिद्धांत व व्यवहारिक दोनों में सवालों के घेरे में आ चुका है। मध्य पूर्व व अफ्रीका में हिंसा, शीत युद्ध के बाद की उदारवादी विदेश नीतियों का एक अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था प्रदान करने का असमान रिकॉर्ड और वैश्विक आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न निरंतर अशांति ने विजयवाद को निराशा के उदार दशक में बदल दिया है। जॉन इकेनबरी विश्व व्यवस्था पर उदारवादी विचारों के प्रभाव के सबसे प्रमुख विश्लेषक हैं। तो इकेनबरी ने उदारवाद के प्रभाव को 3 चरणों के माध्यम से मापा है। इससे उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.0, 1.2 और 3.0 के नाम से जाना जाता है। तो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.0 ये 1929 से 1939 तक चला और जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाता है, हमने देखा था कि जो लिबरल वर्सेस आइडियलिज्म वर्सेस जो रिलीजम की डिबेट थी उसमें रिलीजम जीत जाता है और ये जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो पीछे चली जाती है। फिर जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म 2.0 आता है 1945 से 21वीं सदी तक और उदारवादी लिबरल इंटरनेशनलिज्म 3.0 आता है 21वीं सदी के दूसरे दशक से। तो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद 1.0 अंतर युद्ध काल के यानी 1919 से 1939 के आदर्शवादी क्षण और कानून के शासन के साथ शक्ति संतुलन को बदलने के असफल प्रयास के रूप में वर्णित है। 1945 के बाद अमेरिका ने
उदार अंतर्राष्ट्रीय वार 2.0 का निर्माण शुरू किया। इसने व्यापार और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य सीमा प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए अन्य संस्थाओं का निर्माण करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कुछ मौलिक उदार सिद्धांतों का अंतः स्थापना की। 1945 के बाद के युग में उदार अंतर्राष्ट्रीयवादियों ने तर्क दिया कि यथार्थवादी राज्य के व्यवहार के बारे में गलत थे, यथार्थवादी राज्य के व्यवहार के बारे में गलत थे तथा इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि दुनिया की पूर्व प्रतिष्ठित शक्ति ने एक टिकाऊ समाधान के बदले में अल्पकालिक लाभ का पीछा करना छोड़ दिया है, जिससे उसके यूरोपीय सहभागियों और एशिया को लाभ हुआ। इकेनबरी ने तर्क दिया कि अमेरिका नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद 2.0 मॉडल संकट का सामना कर रहा है। इकेनबरी के अनुसार अमेरिकी आधिपत्य अब एक उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करने के लिए एक पर्याप्त ढांचा प्रतीत नहीं होता है। अगर अमेरिका के पास शक्ति है भी तो बाकी दुनिया अब ऐसी व्यवस्था नहीं चाहती जिसमें एक ही राज्य प्रमुख हो। उससे यह भावना संबंधित है कि संप्रभु समानता का उदार सिद्धांत खतरे में है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि अब मल्टीकल्चरलिज्म का जमाना आ गया है। एक जमाना था 1991 के बाद कि अमेरिका ने लगभग 2 दशकों तक एक तरफा राज किया और यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था। लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर कर सामने आ रहा है, जहां पर चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश स्वतंत्र अस्तित्व की बात कर रहे हैं और एक अच्छा फ्रंट तैयार कर रहे हैं। तो अब कोई एक देश जो कि लिबरलिज्म का झंडा लेके और हर चीज पर इंटरवीन करे, उसको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत अलग क्रिटिसाइज करता है, चीन अलग क्रिटिसाइज करता है, रूस अलग क्रिटिसाइज करता है। तो यही बात है। फिर रूस यूक्रेन युद्ध, सूडान में संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन जैसी विभिन्न समकालीन स्थितियों ने इस पक्ष को मजबूती प्रदान की है कि अब वो अमेरिका नहीं रह गया है। अमेरिका की हेजमनी अब डिक्लाइन हुई। 21वीं सदी के दशक में यह स्पष्ट है कि भविष्य में उदार विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अमेरिकी क्षमता और पश्चिमी संस्थाओं की वैधता में कमी आई है। अब अमेरिकन जो हेजमनी है या जो उसकी वैलिडिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म 3.0 है उसमें उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नेतृत्व शी जिनपिंग जैसे लोग कर रहे हैं। शी जिनपिंग यानी चाइना करने के लिए आतुर है। तो उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद 2.0 को संप्रभुता आधारित व्यवस्था से हटकर उस नए आंदोलन की आवश्यकता है जहां वैश्विक संस्थाएं दुनिया की एक नए शासक बन जाएं। यानी वैश्विक संस्थाएं यानी जो यूएनओ जैसी जो संस्थाएं हैं वो ही अब एक शासक के रूप में काम करना स्टार्ट कर दें। भविष्य के शासन संस्थान उदार मूल्यों से संचालित हों। इकेनबरी के लिए दुविधा यह है कि उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद 2.0 संकट में है, फिर भी 3.0 जनक रूप में अब अवास्तविक बना हुआ है। यदि उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद 2.0 को फिर से जीवित किया जाता है तो वैश्विक संस्थान अपने विशिष्ट उदार चरित्र को खोए बिना उभरती शक्तियों को चुनौती के अनुकूल होंगे। फिर 1990-91 का खाड़ी युद्ध और एक नई वैश्विक व्यवस्था जो गल्फ वार हुआ था 1990-91 में, और एक जो न्यू वर्ल्ड सिस्टम आया जहां पर अमेरिका एकमात्र हेजमन उभर कर सामने आया और वर्ल्ड जहां पर मल्टीपोलर बाइपोलर था 1990 के पहले वो यूनिपोलर हो गया। तो 2 अगस्त 1990 इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की एक श्रृंखला को प्रेरित किया, जिसमें इराक को बिना शर्त युद्ध को वापस लेने का आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। सऊदी अरब में अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का गठबंधन एकत्रित हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने 6 सप्ताह 16 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 में इराकी प्रतिरोध को कुचल दिया। 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने निश्चित रूप से सामूहिक सुरक्षा के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था वहां पर ये अस्तित्व में आया। क्योंकि उस समय जो यूएसएसआर था वो बिखर चुका था और उसका जो नया जो लीडर कौन उभर रहा था, यूएसएसआर का सक्सेसर कौन था? रसिया था। और वो समय इतना मजबूत नहीं था कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय वीटो था उसका उपयोग वो कर पाए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसी चीजें सामने आकर उभरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने घोषणा की कि युद्ध एक से अधिक छोटे देशों के बारे में था। यह एक बड़े विचार, एक नई व्यवस्था के बारे में था। इस नई व्यवस्था का विषय था विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, आक्रामकता के खिलाफ एकजुटता, कम और नियंत्रित शस्त्रागार तथा सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार। It was a big idea, a new world order. The context of this new world order was peaceful settlement of dispute, solidarity against aggression, reduced and controlled arsenal, and just treatment of all people.
तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने इराक के खिलाफ 2003 में युद्ध को संता का युद्ध कहा था। तो अमेरिका यही करता है, जब उसको लगता है कि उसको युद्ध करना है तो संता का युद्ध बोलेगा, कुछ बोलेगा। तो बड़ी बड़ी बातें करने में अमेरिका बहुत आगे है और मानवाधिकार का एकमात्र प्रणेता बनकर बना बैठा रहता है और जहां चाहे वहां हमला कर देता था। लेकिन अब जो चीजें हैं वो सभी कोई स्वीकार नहीं है, चीजें अब बदल रही हैं और खुद अमेरिका अब जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का मसीहा हुआ करता था अब पीछे जा रहा है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी या कि जो लिबरलिज्म है उससे पीछे हट रहा है। अब यहाँ से हम लोग अब आदर्शवाद से यानी आइडियलिज्म से रियलिज्म की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हम E.H. कार और उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की आलोचना को देखते हैं। तो E.H. कार की जो महत्वपूर्ण एक लेख था या पुस्तक थी 20 ईयर क्राइसिस, उसमें उन्होंने उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की आलोचना की है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अकादमिक विषय के रूप में विकास में एक घटक एवरेस्ट विथ में वुडरो विल्सन चेयर का उद्घाटन था। कार को 1936 में वुडरो विल्सन पीठ के लिए नियुक्त किया गया। 10 वर्षों तक वे इस पद पर रहे। इसके बाद उन्होंने एक स्मारकी 14 खंड का अध्ययन सोवियत रूस का इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया और मोमेंटल 14 वॉल्यूम स्टडी हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया। 1919 में वर्साय और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के बीच की अवधि में कई अन्य बुद्धिजीवियों के साथ कार एक विद्वान से अधिक थे। वे एक राजनयिक टिप्पणीकार व आंदोलनकारी थे। E.H. कार ने अपनी पुस्तक 20 ईयर क्राइसिस जो कि 1919 टू 1939 में तर्क संगत और नैतिक विश्व व्यवस्था यूटोपिया की उदारवादी अवधारणा की आलोचना की है। तो उदारवादी क्या बोल रहे थे कि एक विश्व सरकार की स्थापना हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय जो लॉज हैं उनके माध्यम से हम शांति सहयोग और सामंजस्य स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड आया तो ये लग गया कि ये जो रागलाप रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी बातें सही होती, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो ही जाता तो युद्ध ही क्यों होता। तो फिर से जो रियलिज्म है वो एक बार फिर से फ्रंट में आ गया और जो पावर स्ट्रगल है इंटरनेशनल रिलेशन में और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको फिर से एक बार उचित ठहरा दिया गया या उसको घटनाओं के माध्यम से उसकी जो वैलिडिटी है या रिलेवेंस है फिर से बढ़ गया। E.H. कार ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का उदय व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली राज्यों के हितों से अलग नहीं किया जा सकता। 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांसीसी सैन्य अधिपत्य की ऊंचाई के दौरान सतत या परपेचुअल पीस के विचार पनपे। मुक्त व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार और गैर यूरोपीय दुनिया पर हावी होने के लिए महान शक्तियों का अधिकार पनपा, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभर गया था। 1919 के बाद जैसे ही अमेरिका बराबरी वालों में प्रथम बना, लोकतंत्र, आत्मनिर्णय और सामूहिक सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार युग ने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बने। फिर अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद का कार्य यह व्यक्त करना है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की ये विभिन्न अभिव्यक्तियां शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय हितों के प्रचलित पैटर्न से जुड़ी हुई। तो बेसिकली क्या था कि पहले फ्रांस सर्वे सर्वा हुआ करता था। जो हम देखा था कि नेपोलियन जब तक था तो फ्रांस लगभग पूरे यूरोप को जीत चुका था। तो उस समय इस शक्ति, शांति, सहयोग और सामंजस्य की बातें नहीं की जा सकती थी, फ्रांस द्वारा ऐसी बातें नहीं की जाती थी। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ और फ्रांस कमजोर हो गया तो वो शांति, सहयोग, इंटरनेशनल लॉज ये सब बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति बन चुका था और ब्रिटेन ने ही फ्रांस को वाटरलू की लड़ाई में हराया था। तो इस कारण भी जो ब्रिटेन है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। तो अब वो पीस को डिक्टेट कर रहा था, अब वो इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जैसे ही हमने देखा कि ब्रिटेन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अमेरिका यूएसए इस पर आगे बढ़ा। तो अब जो देश हैं अमेरिका से बचने के लिए, अमेरिकन जो हेजमनी है उसको देखते हुए उन्होंने सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल पीस की बात करना स्टार्ट कर दिया। तो यही होता है कि जो अन्य देश हैं, जब कोई एक देश शक्तिशाली रहता है तब तक वो ये सब बातें नहीं करता है, शक्ति संयोग, शांति संयोग और सामंजस्य की। लेकिन जैसे ही वो कमजोर होता है तो वो इन सब बातें करने लगता है। यहाँ से हम लोगों ने दोस्तों आइडियलिज्म को खत्म कर लिया है, आदर्शवाद को खत्म कर लिया है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो रियलिज्म को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।